मुझे लेने आ रहा है बेटा। वो देखो, देखो मुझे बुला रहा है। मैं कल चली जाऊंगी बेटा, मैं कल चली जाऊंगी। आज की कहानी हमें फातिमा कराची से भेजती हैं और वो अपने बचपन की एक ऐसी अजीबो गरीब दास्तान सुनाती हैं जो आज तक ना उनको खुद समझ आ पाई, ना उस सिचुएशन में इन्वॉल्व किसी भी इंसान को। फातिमा बताती हैं कि वो लोग ओरिजिनली सक्खर से बिलोंग करते हैं, जो कि अंदरून सिंध का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही बड़ा शहर है। इस शहर की तारीख यानी हिस्ट्री सब कॉन्टिनेंट यानी बरसाहिल से भी पुरानी है। फातिमा बताती हैं कि बचपन में ही उनके वालिद साहब ने एक अच्छी जॉब की खातिर और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने की खातिर अपनी फैमिली को कराची शिफ्ट कर दिया था। उनकी वालिदा एक हाउसवाइफ थी। उनके आबाई घर जो कि सक्खर में वाक़या था, वो एक बहुत बड़ी हवेली थी। वो बचपन में वहां पे बहुत खेली हैं, बहुत दौड़ी हैं। जब सारे कजन्स इकट्ठे हुआ करते तो पूरा घर रौनक से गूंज उठता, लेकिन जब सारे वापस जाया करते तो उस घर की खाली दीवारें एक और ही मंजर पेश करती। फातिमा के दादाजी उनके वालिद के बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उन पे जिम्मेदारी कुछ ज्यादा ही थी। उनके वालिद की अम्मी यानी फातिमा की दादी उस घर में अकेले चंद हेल्पर्स के साथ रहा करती थी। वो कुछ अजीबो गरीब सी हरकतें किया करती थी। वो आसमान की जनब देख के बातें करती और दरख्तों से बातें करती। वो खाली दीवार की तरफ देख के कुछ अंदर ही अंदर गुनगुनाती रहती। डॉक्टर्स को बार बार चेक कराने के बाद डॉक्टर्स ने ये बताया था कि इनको एक मेडिकल कंडीशन यानी स्किज़ोफ्रेनिया है, जिसमें न सिर्फ इनको परछाइयाँ नजर आती हैं मगर इनको कुछ ऐसी आवाज़ें भी आती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। और साथ ही साथ इनको बुढ़ापे में बोलने की बीमारी भी हो चुकी है, जिसको हम एज रिलेटेड डायमेंशिया भी कहते हैं। फातिमा के वालिद ने बहुत जोर दिया कि हमारे साथ आके रहिए, हमारे साथ आके रहें, आपका अच्छे से इलाज भी होगा, देखभाल भी होगी। मगर बुजुर्गों को कहाँ ये बातें समझ आती हैं। उनकी वालदा कहा करती थी कि मैं भी आके इस घर में आई थी बेटे, अब मेरी लाश इस घर से जाएगी, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे जरूर लेके जाएगा। जब वो इस तरह की बातें करती तो जब उनसे पूछा जाता कि वो कौन है तो वो आंगन में एक अकेले आम की दरख्त की जानिब इशारा करती और कहा करती, वो देखो, वो देखो, उस दरख्त की टहनी पे बैठा है, वो मुझे ले जाएगा बेटा, वो मुझे ले जाएगा एक दिन। फातिमा बताती हैं कि उनकी दादी की बिगड़ती हुई हालत को देख के उनके वालिद ने एक 24 आवर्स नर्स उनकी दादी के साथ रखवा दी ताकि उनकी अच्छी से देखभाल हो सके। वो नर्स बहुत ही दिल लगा के काम किया करती थी। उनकी दादी को नहलाती, उनको कपड़े चेंज करवाती, उनके बालों में कंघी करती, हत्ता कि उनको गरम गरम खाना अपने हाथों से बना के खिलाया करती। हर 2 हफ्ते बाद फातिमा के पेरेंट्स भी हमारे घर की जानिब चक्कर लगाते और हर बार जाके एक ही जिद पकड़ते कि आप हमारे साथ क्यों नहीं कराची चलती। जब ये बात एक हद से ज्यादा की जाती तो दादी इस तरह एक जानवर खुर्राता है और रानें लगी और दांत दिखाते हुए उन दोनों मियाँ बीवी को बोलती कि चले जाओ यहाँ से, ये मेरी है, मेरी है। जैसे कि गांव देहात में होता है, लोग ये समझने लगे कि किसी आसेब भूत प्रेत का साया है इनके ऊपर। मगर फातिमा के वालिद एक एजुकेटेड आदमी है। उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया को मुकम्मल तौर पे इलाके वालों को एक्सप्लेन किया और बताया कि अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज है, आप भी हमारे साथ कराची चलें, मैं आपका फ्री में इलाज करवाऊंगा। उनके साथ जो नर्स तैनात हुई थी यानी फातिमा की दादी के साथ जो 24 आवर्स नर्स ड्यूटी पे थी, उनके वालिद साहब उनको एक अच्छा अमाउंट दे रहे थे। वो नर्स रात के एक पहर कराची
इनके पेरेंट्स को कॉल करती है और डरते डरते अल्फाज में कुछ ऐसा कहती है जो न सुनने के काबिल था और ना मजीद बताने के काबिल है। वो कहती है कि बाजी अभी और इसी वक्त इधर आओ, नहीं तो मैं ये जगह छोड़ के जा रही हूँ। बैकग्राउंड में फातिमा की वालिदा बताती हैं ऐसे आवाज आ रही थी जैसे कई सारे लोग ऊंचा ऊंचा बोल रहे हों, जैसे खिड़कियां खुल रही हों और बंद हो रही हों, जोर जोर से दरवाजे पटकने की आवाज आ रही हो, और ऐसे नहीं उसी गुर्राने की आवाज आती है जैसे उनकी दादी गुर्राती थी कि ये मेरी है, ये सिर्फ मेरी है। वो हेल्पर, वो नर्स ये भी बताती है कि आपकी दादी यानी फातिमा की दादी जानवर की तरह दोनों हाथों और पैरों पे भाग रही है और उस दरख्त के ऊपर जाके चढ़ बैठी है। जब ये बात फातिमा की वालिदा ने सुनी तो उनको गुस्सा आ गया। एक ऐसी बुजुर्ग औरत जो सहारे की बिना वॉशरूम तक नहीं जा सकती, जिसके कपड़े तक तब्दील नहीं कराए जा सकते, वो कैसे कैसे दरख्त पे चढ़ जाएगी? वो कैसे चारों पैरों पे भागेगी जब वो दो पैरों पे चल भी नहीं सकती? पीछे से ऊंची ऊंची आवाज आने लगी, मैं इसको ले जाऊंगा मैं इसको। फातिमा की वालिदा थोड़ा सा घबराई और अब वो नर्स बिल्कुल खामोश हो गई। थोड़ी देर तो फिर भी कॉल रिंग होती रही जैसे दूसरी जानिब कोई सुन रहा है। थोड़ी देर बाद ऊंचे 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 सांस लेने की आवाज आई। फातिमा की वालिदा परेशान हो चुकी थी। उन्होंने दोनों बच्चों को उनकी खाला के यहाँ छोड़ा और रातों रात उनके वालिद और उनकी वालिदा घर की जानिब रवाना हो गए, अपने आबाई घर की जानिब। जब वो अपने घर पहुंचे तो उनकी वालिदा बताती हैं कि उनकी दादी उस पेड़ पे उल्टी लटक रही थी और उनकी जान तकरीबन 2 घंटे पहले अपने जिस्म से निकल चुकी थी। उनका जिस्म शदीद ठंडा था, बहुत ज्यादा ठंडा, और वो नर्स, वो हेल्पर, वो पूरे घर में मौजूद न थी। ढूंढने पर पता चला कि वो डर के मारे रातों रात फरार हो गई है। फातिमा के वालिद ने अगले ही दिन उनका जनाजा कंडक्ट करवाया। अब यहाँ पर सबसे अजीब बात देखने को आती है। फातिमा की वालिदा बताती हैं कि उनकी दादी को जब आखिरी गुस्ल दिया गया, क्योंकि मुसलमानों में रिवाज है कि दफनाने से पहले आखिरी दफा मुर्दे को नहलाया जाता है, तो उनके जिस्म की ऐसे एक एक हड्डी टूटी हुई थी। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि ना कोई ड्रामा था, ना कोई ब्रूस था, ना कोई स्कार था, ना कोई इंटरनल ब्लीडिंग की सिम्टम्स थे, ना जिस्म नीला पड़ा, कुछ भी ना था। बस उनके जिस्म की एक एक हड्डी टूटी हुई थी। उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी 1 महीना पहले टूट चुकी थी। तो कैसे चलती थी? और जो उनकी नर्स ने बताया था कि वो भाग रही हैं एक जानवर की तरह, वो कैसे भागती थी? फातिमा के वालिद ने बहुत कोशिश की कि मैं इनका पोस्टमार्टम कराऊं, मगर खानदान के प्रेशर की वजह से ये ना हो सका। उन्होंने अपनी वालिदा को दफनाया और चंद अरसे बाद नवाबाई घर बेच दिया। जिस फैमिली ने उस घर को खरीदा, फातिमा बताती हैं कि वक्तन फवक्तन उनकी कॉल्स आया करती और वो पूछा करते कि साहब
वो जो आंगन में एक दरख्त है, वो आम का एक सूखा हुआ मुर्दा दरख्त। हमें रात को उससे कुछ आवाजें आती हैं, कुछ हंसने की आवाजें, कुछ रोने की आवाजें, और ऐसे लगता है कि जिस ऐसे इस घर में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। फातिमा बताती हैं कि ये वाकया आज तक ना उनके खानदान के समझ में आ सका, ना उनकी उनकी दादी ने ये हरकतें क्या वाकई में की थी, या was she suffering from a very deluded state, एक नफ्सियाती दबाव के अंदर उनका ज़हन शायद आगे से आगे बढ़ चुका था, शायद आगे से आगे पागलपन को पहुंचा चुका था, या शायद वाकई उस दरख्त में रहने वाली मखलूक उनकी दादी को हमेशा के लिए ले जा चुकी थी। दोस्तों, आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपका भाई आपके लिए और कहानियां ढूंढ ढूंढ के लाता रहे। हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज।